हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो यूपी बोर्ड वाली है 2024 वाली, उसके लिए मैथमेटिक्स के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ओके, तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि ये सवाल अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है। तो और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स के अलावा ड्राइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा 5 तारीख से सीरीज चल रही है आपकी लगातार, जो कि हम कराने वाले हैं 120 क्वेश्चन ड्राइंग के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। 120 क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही कारगर और फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे वहाँ से, तो ज़रूर देखना है। और जो पुराने छात्र जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए छात्र भी हैं, पुराने भी, अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, तो जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए अब हम बिना समय हुआ क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है वहाँ पे इसको चर्चा कर लेते हैं। तो बहुविकल्पी है, खंड अ में बहुविकल्पी 20 पूछे जाते हैं आपके लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। तो पहला कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक 2, -3 और Q के निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। तो ऑप्शन ए में -3 9 दे रखा है, बी में दे रहा है -9,3 दे रखा है, सी में दे रखा है -9,3, डी में दे रखा है -9,2। ठीक है, तो यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं, फिर टिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ जो पहले वाला है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं, और दूरी वाला फॉर्मूला होता है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दूरी वाला फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में ही मान रख देना है। ठीक है, तो हम p का निर्देशांक लिख लेते हैं 2, -3 है, q के लिख लेते हैं इसी प्रकार से 10, y है। यहाँ जो x1 की जगह 2 रखना है और y1 की जगह रखना है -3, x2 की जगह रखना है 10, y2 की जगह रख देना y। ओके, इतनी बात क्लियर। और हमारी जो दूरी है 10 मात्रक, इसको रख देना है d के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x2 - का x1, तो x2 कितना है 10 - 2 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में, 10 - 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 - का y1, y2 कितना है y2 है y, और y1 कितना है -3। तो बड़ा कोष्ठक यूज करेंगे, तो y2 y का अंडर रूट का -3 का वर्ग कर लेंगे, और जो d बराबर है दूरी, उसकी जगह 10 रख लेंगे। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ से हटाना है क्या, इसको रूट को हटाना है, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा, तो 10 - 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो y + 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। तो 8 का वर्ग कर लेंगे, प्लस का a + b के होल स्क्वायर के आधार पर खोलेंगे, तो a स्क्वायर होता है यानी y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 2ab, 2 a की जगह y और b की जगह 3 है, तो 2 × 3 = 6y हो जाएगा, बराबर का 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, 8 का वर्ग 64, प्लस का y का स्क्वायर प्लस 9 + 6y बराबर का 100। आगे करेंगे सॉल्व, तो इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो घट जाएगा, यानी 100 में से घट जाएगा कितना 64, और ये 9, ये भी उस तरफ जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा कितना 1, 9 6 15, 9 4 13 हासिल लगा 1, और ये 73 हो जाएगा, कितना 73 हो जाएगा। ओके, 73। ओके, प्लस y स्क्वायर प्लस का 9
प्लस का 6y बराबर का 100 हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। पक्षांतर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस का 6y और बराबर का 100 माइनस का कितना हो जाएगा 73, जो कि घटाने पर 27 बचेगा। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जो प्लस के चिन्ह के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं कितने, हमारे पास आ जाते हैं जो है इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएंगे 9 या 27, यानी 9 में से 3 माइनस का जाएगा 6 बचेगा, तो y स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर का 0, दो का जोड़ा बन गया। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेंगे y प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 कटा y बचेगा, माइनस और माइनस होता है प्लस, 9 या 27 यानी 3 मतलब 9 आएगा, 3 में 27 9 आएगा बराबर का 0। ठीक है, y माइनस का 3 बराबर का 0 लेंगे और y प्लस 9 बराबर का 0 लेंगे, इसके बराबर दोनों के बराबर। ओके, तो y बराबर पक्षांतर करने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 3 और 9 दिखाई दे उसको टिक कर देंगे। तो 3 और 9 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 3 और 9 ऑप्शन संख्या दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन किस में, 3 और 9 माइनस का। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 9 ये दिखाई दे रहा है, जो कि बी वाला टिक हो जाएगा। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। ओके, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक, तो दूसरे वाला कह रहा है कि 29/25 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, यानी दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो इसे हल करना है। तो 29 बटे कितना है 125, तो इसमें हमें दशमलव प्रसार के अनुसार हल करना है, तो शांत दशमलव के अनुसार करना है। ठीक है, तो शांत दशमलव के अनुसार यानी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर अगर m में गुणनखंड आए तो शांत दशमलव होता है। इस प्रकार का दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। कैसा होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। इतनी बात समझ ही लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे, हर के करने, हर के गुणनखंड अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी कुछ स्थानों तक जाकर के पूरे पूर्वार कट जाता है। ठीक है, तो हर के गुणनखंड करेंगे तो हर यहाँ पे कितना 125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 5 25 5 5 25 5 125, तो 5 की पावर कितना 3 हो जाएगा, जो कि हमारा 5 की पावर के रूप में तो है लेकिन 2 की पावर के रूप में नहीं है। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 की पावर 1 2 3 हो जाएगा, और हम 2 की पावर 0 कर लेते हैं और 2 की पावर 0 को बताएं तो 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, इसलिए 5 की पावर 3 और 2 की पावर 0 लिख लेते हैं, कितना 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिएगा, जो 2 की पावर 3 से अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा। क्या करो, अंश और हर में गुणा कर दो। अगर अंश और हर में गुणा कर देते तो ये संतुलन में बन जाएगा, यानी 129/125 में क्या कीजिएगा, यहाँ से 129/5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 से इसमें कर दीजिएगा और 2 की पावर 3 से ऊपर वाले में कर दीजिएगा। दशमलव प्रसार मतलब कितने स्थानों तक आ जाएगा, 3 तक आ जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या 3 जिसमें है उसको हम टिक कर देंगे, 3 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो 3 आंसर कहाँ पे, तो ये जो सवाल है इसका 3 आंसर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल कर लेना, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं, इसे भी अच्छे से समझते हैं। तो तीसरे वाले में कह रहा है कि 26 156 का लसा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। तो तीसरे वाले को यहाँ पे समझाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं 26 156 कल लसा दे रखा है, कितना 156 दे रखा है। इतनी बात क्लियर। मासा ज्ञात करना है, मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मासा ज्ञात करने के लिए सिंपली फॉर्मूला होता है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लस, यानी पहली संख्या का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लस गुणा मासा होता है, जो HCF होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमें HCF निकालना है, जो HCF निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बट्टे में लसा चला जाएगा। ठीक है,
यानी हमें यही तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ से ट्रिक लगाइएगा कि HCF अगर ज्ञात करना है, यानी मासा ज्ञात करना है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आ जाएगा वटे का LCM आ जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का LCM आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से निकालेंगे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना है 56, तो 26 गुणे का 156 वटे का कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक है, 156 से 156 कैंसल आउट, तो 26 क्या आ जाएगा, 26 मासा हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 26 दिखाई देगा उसको आप आसानी से टिक कर दोगे। तो यहाँ देख लेते हैं 26 ऑप्शन किस में, दो वाले में, दो वाला सही हो जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो पांचवे वाला कह रहा है हमें समीकरण दिया है, सॉरी चौथे वाला, इसको सॉल्व करते हैं चौथे वाले को। ठीक है, तो जो चौथे वाला है वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 क्या आता है, 5 शेष फल प्राप्त होता है, यानी जो संख्या है वह संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो दे रखा है शेषफल दोनों संख्याओं में से घटा करके फिर इसका HCF लेना है, यानी मासा ले लेना है। तो जब मासा ले लेंगे तो आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगी संख्या बड़ी से बड़ी। ओके, ठीक, तो इस प्रकार का सवाल दिखाई दे तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो चौथे वाले को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो चौथे वाले में सबसे पहले जो दोनों संख्याएं, दो संख्याएं दे रखी है, एक संख्या दे रखी है हमें 245, इसमें से 5 माइनस करना है क्योंकि ये शेषफल बचता है, इसलिए जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर लेते हैं। तो 240 आ जाएगा पहली संख्या। 1037 में से ही फिर करना पड़ेगा 5 को माइनस, तो 1032 आ जाएगा। अब हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना होगा, HCF। क्या निकालना होगा, HCF यानी मासा निकालना होगा दोनों संख्याओं का। इतनी बात क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। तो 240 बचा, कितना बचा 240, यानी जो छोटी संख्या होती है उसका भाग दे देते हैं बड़ी संख्या में मासा निकालने के लिए। 240 का भाग देंगे कितना, 1032 में, जो कि हमारा जाएगा कितने बार, 4 बार जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 बार देंगे। 4 का गुणा 0 में 0 आ जाएगा, 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, घटाएंगे यहाँ से 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से दायरे लेंगे 13 में से 6 गया 7 बचेगा जो कि 72, 9 में से 9 गया 0 बचेगा। अब जो 72 आएगा उसका भाग देंगे कितना, 240 में। ठीक है, तो मासा करने का यही तरीका होता है। तो यहाँ से भाग विधि से मासा कर रहे हैं, ध्यान रखना है, गुणनखंड विधि से नहीं, भाग विधि से कर रहे हैं। ओके, तो 72 का भाग अगर 240 में दिया जाए तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, यानी 216 आ जाएगा। यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ रह गया 3 में से 1 गया 2 बचा, यहाँ 2 में से 2 1 गया, कितना बचा 0 बचा। तो 24 का भाग 72 में देंगे, 24 तिया 72, यानी 3 बार जाएगा, तो 72 से पूरा बार कट जाएगा। अब जो भाजक बना है और जिस भाजक से हमने भाज्य में भाग दिया और ये भागफल है, जो हमारे पास ये है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी संख्या हो जाएगा। क्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 24। और जिस ऑप्शन में 24 दिखाई देगा उसको हम आसानी से टिक कर देंगे। तो 24 किस ऑप्शन में, तो 24 देखेंगे सी वाले ऑप्शन में, तो 24 वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी मुझे आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा, अच्छे से एक पॉइंट। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। तो 5वां कह रहा है कि यदि समीकरण, हमें समीकरण दिया है, तो कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात करना है। क्या एक मूल दे रखा है, और हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पे हमें समीकरण लिख लेना है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया है, एक मूल दिया है 2, तो जो मूल दिया है वो क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर मान लेंगे, जो मूल दिया है x बराबर 2 मान लेंगे, और इसी 2 को x बराबर हमें समीकरण इसमें रख देना है, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 रख देना है, हमें a का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यानी इस प्रकार का सवाल दिखाई दे तो आप आसानी से मन में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जहाँ x दिखाई दे वहाँ पे हमें 2 रखना है, तो 2 गुणे x का वर्ग यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का a गुणा x की जगह 2 रख देंगे, प्लस का 6 बराबर का 0 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 दूनी 8, 8 प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
2a प्लस का 6 बराबर का 0। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 8 है और 6 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस का 2a हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। 2a बराबर हो जाएगा पक्षांतर करने में प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, यहां से a बराबर निकालेंगे तो माइनस का 14/2 आ जाएगा, 2 7 14, जो कि a बराबर कितना है माइनस का 7 आएगा। जिस ऑप्शन में a बराबर यानी a का मान ज्ञात करना है तो जहां -7 दिखाई दे रहा है उसको हम आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है, तो 7 ऑप्शन संख्या डी में, तो डी वाला सही हो जाएगा यहाँ से। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को अच्छे समझते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 6वां सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का, यहाँ इसे मौकायदी 30 से 40 सेकंड में हल कर लेंगे। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 हैं। ठीक है, तो संख्याएं होगी यानी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें इस ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 6 2 दे रखा है कॉमा, दूसरे ऑप्शन में 5 3 दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में 7 1 दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है 1 2। ठीक है, तो इसको यहीं से हल करेंगे। ठीक है, यानी योगफल पहले दिया तो योगफल 8 है और 6 और 2 का योगफल 8 आ रहा है, लेकिन अगर इनके अंतर की बात करें, अंतर यानी घटाई की बात करें, तो 6 में से अगर 2 को घटा दिया जाता है तो 4 बचता है, जो कि यहाँ पे क्या है 2 है, 2 आना चाहिए। ठीक है, इस वाले में करते हैं तो इसका 3 आ रहा है योगफल, घटाने पर 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये 6 आ रहा है और इसका योगफल 8 आ रहा है। 8 तो आ रहा है योगफल, लेकिन घटाने पर क्या आ रहा है, घटाने पर 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 2 आना चाहिए अंतर। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी वाला सही हो जाएगा, जो कि 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा, जो कि इसी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है 6वें का। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे कह रहा है सवाल में 7वें में समीकरण 4x², तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे थोड़ा सा है। तो हमें दिया समीकरण 4x² माइनस का 12x, इसको भी आसानी से यहाँ से हल कर सकते थे मौकायदे। ठीक है, मतलब थोड़ा माइनर लगा के हल कर सकते थे। ठीक है, के मूल होंगे, पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि वास्तविक और बराबर होंगे, डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि शून्य होंगे। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, एक्चुअली कुछ शर्तें होती हैं। अगर विविक्त कर डी बराबर 0 आ जाता है, जब विविक्त कर डी बराबर 0 आ जाता है तो वो उसके लिए वास्तविक और बराबर होंगे, तो यहाँ से ही हल कर लेते, पहले वाला जो नियम है उसके अनुसार कर लेते। ठीक है, तो यहाँ b² माइनस का 4ac होता है, विविक्त कर डी बराबर होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है। तो जब लगाएंगे फॉर्मूला तो b यानी ये a की जगह यानी क्या है, a की जगह 4 है, b की जगह माइनस का 12 है, c की जगह कितना है 9 है। ठीक है, b² माइनस 4ac में रखना है। b की जगह कितना है माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4ac, a कितना है, a हमारा 4 है, 4 हो जाएगा, c कितना है 9 है। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 12 का वर्ग कितना होता है, अगर यहाँ रखना है ध्यान, अगर माइनस की संख्या आ जाती है कोष्टक के अंदर, अगर समघात होती है तो उसका जो आंसर होता है हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव आता है। यदि आपकी जो अंदर संख्या माइनस वाली होती है और घात क्या विषम होती है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव यानी माइनस में आता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो घात समय माइनस की संख्या है तो 12 का वर्ग करेंगे 144 होता है और माइनस लगा लेंगे 16 यानी 4 चौके 16, 16 निम्मा 144 करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 में से 144 आएगा जो कि 0 बचेगा, तो d बराबर यानी विविक्त कर का मान कितना है 0 आ गया। तो जो 0 आएगा तो मान कैसे होंगे, मान होंगे वास्तविक और बराबर, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ओके, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे समझते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,-1 के बीच की दूरी होगी, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो वही फॉर्मूला लगा देना है दूरी वाला, d बराबर क्या होता है अंडर रूट में होता है कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है। एक्चुअली क्या करना है, जो x1 की जगह रखना है 2, y1 की जगह कितना रखना है, y1 की जगह 3 रखना है, x2 की जगह रखना है कितना, x2 की जगह हमारे पास दे रखा है 4
और बाई टू के मान कितना दे रखा है, बाई टू की जगह 1 रख देना है, बाई टू की जगह कितना रख देना है, 1 रख देना है। ओके, यहाँ पे रख देंगे। तो जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी x2 कितना है, x2 हमारे पास 4 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा कितना, 4 में से 2 जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस का 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 यानी 4 आ जाएगा। अंडर रूट में कितना आएगा, 4 और 4 8, अंडर रूट में 8, जो कि इसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। ठीक है, और वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया, और जो बाहर नहीं आएगा वो अंडर रूट के अंदर में ही रह जाता है। तो 2 अंडर रूट का 2 जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है उसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में 2 अंडर रूट का 2 दिखाई देता है, इसको हम टिक कर देंगे। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। अब हम 9वें सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समीकरण लिख लेना है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर का 0। हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। डी बराबर होता है कितना, b² माइनस 4ac ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुलना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b की जगह माइनस का 2, c की जगह 1/3 आ जाएगा। ठीक है, b² यानी माइनस 2 का वर्ग कर लेंगे, माइनस का 4, a की जगह कितना, a की जगह 3 है, c की जगह कितना 1/3 है, तो 1/3, 3 से 3 कट गया, और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और माइनस का 4, और 4 से 4 कैंसिल, 0 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 0 दिखाई देगा उसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं। तो डी वाले ऑप्शन में 0 दिखाई दे रहा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब हम करने वाले 10वें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो के सोल्यूशन तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी हम अच्छे समझेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो 10वीं वाला कह रहा है कि चित्र में दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया, यदि DB यानी जो D और B है 7.2 सेंटीमीटर, A और E कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर, EC कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो AD ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो हमें क्या दिया है, D और B दिया है कितना 7.2 सेंटीमीटर दिया है, इसी लिख लेंगे। इसी प्रकार से AE बराबर दिया कितना 1.8 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेंगे। ठीक, हमें क्या दिया, EC दिया है, इसे भी लिख लेंगे 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ जो लगेगा वो थेल्स प्रमेय लगेगा। क्या, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाते हैं, तो थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं उसे, थेल्स प्रमेय। जो थेल्स प्रमेय होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि समांतर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी जो भुजा होती है क्या होती है, ये बराबर भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर। तो AD/DB AE/EC होगा, क्या होगा यहाँ से थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या, AD/BD कहें चाहे DB कहें, बात एक ही है, BD कह लेते हैं। ठीक है, ओके, AE/EC बोलेंगे। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें AD करना है, यानी AD है वो ज्ञात कर लेना है यहाँ से। ठीक है, फाइंड आउट AD। ओके, अब जो मान ऊपर दिया है उसको रख देना है। तो BD की जगह क्या रखना है, DB की जगह कितना रखना है 7.2। ठीक है, AD ज्ञात करना है, AD बटे कितना रखेंगे 7.2 रखेंगे बराबर का, AE कितना है 1.8 है, और हमारे पास क्या EC कितना है, EC हमारे पास 5 पॉइंट कितना है 5.4। तो पॉइंट से पॉइंट हटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना AD बटे कितना 7.2 हो जाएगा बराबर का 18 के 18 3 54, तो 1/3 आ जाएगा, कितना 1/3 आ गया। कैंची का गुणा कर लेंगे ऐसी स्थिति में, तो 3AD बराबर कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। AD बराबर निकालेंगे तो 7.2/3, 3 से काट लेंगे, 3 दूने 6,
बचा 1 पॉइंट लगाएं, 3 चौके 12 सेंटीमीटर, यानी 2.4 जिस ऑप्शन में दिखाई देगा उसको हम टिक कर देंगे आसानी से। ठीक है, तो 2.4 ऑप्शन संख्या सी में, तो सी वाला सही हो जाता है यहाँ से। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम जो 11वें सवाल है उसके तरफ बढ़ते हैं। ये आपके लिए चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हो और मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो यहाँ दिखाई देगा आपको 11वां कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है, यानी ऊंचाइयां दे रखी हैं इतनी। ठीक है, क्रमशः ऊंचाइयां क्या दे रखी हैं, इतनी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है दो त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल इसको ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से क्या है, अगर इस प्रकार का दिखाई दे तो हमें क्या करना है, सिंपली वर्ग कर लेना है। दोनों का वर्ग करना है, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कर लेना है। जब वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 9:16 जिस ऑप्शन में दिखाई देगा उसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन संख्या ए में ए को टिक कर देंगे। चुटकियों में कर लिया, इस प्रकार का सवाल दिखाई दे आसानी से कर सकते हो। अगर दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात दे रखा हो और उसकी भुजाओं का अनुपात पूछा हो तो आप वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, अगर इसकी जगह दे रखा हो क्या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी 4:5 हो जाएगा। इस प्रकार का अगर सवाल दिखाई दे तो इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे आसानी से, अच्छे से। ओके, तो अब हम 12वें की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। ठीक है, 12वां सवाल कह रहा है कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इस प्रकार की आकृति दे रखी है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है OAB का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल। ठीक है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 अंश गुणे का पाई r² होता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, सिंपल। ओके, तो यहाँ लगा देंगे। हम देखेंगे तो थीटा की जगह कितना 30 डिग्री दे रखा है और त्रिज्या की बात करें क्या, इस भाग का यानी OAV का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से त्रिभुज का छोटा सा भाग दिखाई, सॉरी जो वृत्त है, वृत्त के खंड, वृत्त जो है उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ भाग दिया है उसका, तो यहां से यहां तक जो OB है वो त्रिज्या का काम करेगा और ये थीटा को कोण का काम करेगा। ठीक है, तो यहां r बराबर कितना दे रखा, r बराबर लिख लेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके, इस फॉर्मूले में रख देंगे, आसानी से हो जाएगा। थीटा की जगह 30 डिग्री रखना है, तो 30 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 360 डिग्री गुणा पाई की जगह 22/7 लगा देना, पाई का मान। r की जगह 4 गुणा 4 लिख लेना है, r², इसलिए 4 गुणा 4 लिख लिया। ठीक है, काट लेंगे, 0 से 0 कटा, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में 6, तो 1/12 गुणे का कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 बार कटेगा। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे ऊपर, तो 22 चौके 88 यानी 88/3 सत्ते 21, 21 का भाग देंगे तो 21 चौके 84 हो जाएगा, बचेगा 4, पॉइंट लगा के 40 हो जाएगा। 21 दूने 42 ज़्यादा हो जाएगा, 21 एकम 21, बचा कितना 19, बचा 19। ओके, तो अब देख लेंगे यहाँ से आगे किस ऑप्शन में, तो 190 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, 4.1 किस ऑप्शन में, 4.1 इस ऑप्शन में, तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ से ही हम आंकड़ा लगा लेंगे, 4.19 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे 13वें की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी अच्छे समझते हैं। तो 13वां कह रहा है, हमें दिया कितना 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश दिया, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले
मान साइडी होती है, जो अनुपात साइडी, वो याद होना चाहिए। अगर वो याद होगी तो आप इस प्रकार का सवाल आसानी से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो जिन छात्रों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जो है बनाने का तरीका इसी चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ वीडियो मिलेगी, अनुपात साइडी बनाने की ट्रिक, वो वाली वीडियो मिलेगी, वहाँ से देख सकते हो, आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना जा करके। तो मान याद जरूरी होना चाहिए, तो यहाँ से कर लेंगे इसे सॉल्व। तो 2 10 स्क्वायर यानी 10 का मान कितना होता है, 45 का 1 होता है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस का cos 30 का मान कितना होता है वो लगा देना यहाँ पे। तो यहाँ जो cos 30 का मान होता है वो अंडर रूट का 3/2 होता है, जो sin 60 का मान होता है वही होता है cos 30 का मान, तो अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा cos 30 का मान। ठीक है, माइनस का लगाएंगे sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का होता है कितना, sin 60 का होता है अंडर रूट का 3/2, जो कि cos 30 का वही हमारा sin 60 का मान हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 1 का बार 1 होगा, तो 2 गुणा 1 यानी 2, प्लस का यहाँ देख लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, क्या यहाँ से ये कटेगा अंडर रूट का 3/2 स्क्वायर उसका, और माइनस का अंडर रूट का 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ऐसे सिंपल यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा कितना 2। आंसर जिस ऑप्शन में दिखाई देगा उसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन किस सी में है तो सी को टिक कर देंगे आसानी से। ठीक है, बाकी नहीं होगा। इसी प्रकार से 14वां सवाल है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है 14वां, बहुत ही सरल और सिंपल है। ठीक, तो 14वें को सॉल्व करते हैं तो cos स्क्वायर 67 अंश माइनस का sin स्क्वायर 23 अंश, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ से इतना कर लीजिएगा कि जो हमारा 67 है इसमें बनाना है, या तो इसको तोड़ लीजिएगा या इसको तोड़ लें। ठीक है, तो अगर हम 90 अंश में से इसको घटा देते हैं, कितने को 90 अंश में से 67 को घटाते हैं तो हमारे पास 23 प्राप्त होता है। अगर मतलब इसको बनाना है तो इसको बनाना है तो क्या करेंगे, 67 को बनाना है तो सिंपल क्या करेंगे, अगर हम 90 में से 23 घटा देते हैं तो 67 बन जाता है, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 67 अंश माइनस का, इसको क्या करेंगे sin स्क्वायर किस में तोड़ेंगे, 90 माइनस का 67 अंश में तोड़ लेंगे। क्या 67 अंश में तोड़ लेंगे, तो यहां आपने पढ़ा हुआ कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, cos थीटा के बराबर होता है, तो यही यहाँ पे इसका लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा। यहां से क्या करेंगे, क्या यहां से 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर कितना 67 अंश माइनस का साइन का उल्टा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 67 अंश, तो यहां से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां से 0 बच जाएगा, यानी माइनस का cos स्क्वायर 67 अंश में से cos स्क्वायर 67 अंश जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो जिस ऑप्शन में 0 दिखाई देगा उसको हम सी वाले ऑप्शन को सही कर देंगे, सी वाला ऑप्शन 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। तो अब हम यहाँ पर ही इस वीडियो को एंड करेंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों पर चर्चा की है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले परीक्षा की दृष्टि से, तो इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लाते रहेंगे। इसी क्रम में आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वो भी। तो इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि ये आपका अपना ही। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।